जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हम एक एक गोल को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। आज हमने जैसे कि लास्ट क्लास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स उठाए या क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। इसीलिए आज हम देखेंगे कि जो 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में के लिए 17 गोल हैं टोटल। उन 17 गोल में से उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 गोल अडॉप्ट किए हैं या उस पर वर्क चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जो गोल नंबर 15 है, सॉरी 14 यानी 14 नंबर का जो गोल है वो आपका जो है लाइफ बिलो वाटर यानी ओशन से रिलेटेड है। तो उस गोल को छोड़ दिया गया है यूपी में, उस पर कोई वर्क नहीं है, उसको कंसीडर नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ना तो कहीं कोस्ट पे है ना कहीं आसपास में कोई समुद्र यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इसलिए गोल नंबर जो 14 यानी 14 है जो कि ओशन या लाइफ बिलो वाटर से संबंधित है, उसको यूपी में कंसीडर नहीं किया गया है। अभी ये जो 17 गोल्स हैं, पहले हम इसको कुछ टेक्निक जनरेट करेंगे कि कैसे आप लोग इसको मेमोराइज कर लें आसानी से। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि कम से कम 7-8 गोल आपको अभी एक चुटकियों में याद कराने की कोशिश करता हूं मैं। मान लेता हूं कि एक मैंने शॉर्ट टर्म क्रिएट किया है, PHHE। एक मैंने ऐसे कोड क्रिएट कर लिया, आप लोग इसको याद कर लें, PHHE। मान लेता हूं ये P के ऊपर मैंने 1 लिखा, H के ऊपर 2 लिखा, H के ऊपर 3 लिखा और यहाँ पे E के ऊपर मैंने 4 लिख दिया, PHHE। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे पहला जो गोल है वो पॉवर्टी से संबंधित है। तो P का यहाँ के फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। पहला जो गोल है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन 17 गोल में से हमको अगर उसको मेमोराइज करना है तो कैसे याद करेंगे। हमने एक शॉर्ट टर्म क्रिएट किया, PHHE। P फॉर पॉवर्टी, H फॉर हंगर, H फॉर हंगर, ये तो दूसरा हो गया आपका हंगर। और तीसरे नंबर पे यहां पे H अगेन हमने लिखा था, इसका मतलब क्या होता है, हेल्थ। हेल्थ। और E फॉर क्या हो जाएगा, एजुकेशन। E का मतलब एजुकेशन। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, PHHE। पहला जो है पॉवर्टी, सपोज दैट एक बंदा गरीब है, पुअर है, तो पुअर पर्सन पहले नंबर पे इसीलिए पुअर दिया गया। जो पुअर होगा उसके पास इतना खाना नहीं होगा, इतने फूड्स उसके पास अरेंज नहीं हो पाएंगे कि अपने वो पेट को भर पाए, इसलिए वो हंगर रहेगा। इसलिए दूसरे नंबर पे हंगर दिया गया। पहले पे पुअर यानी पॉवर्टी, दूसरे पे हंगर, क्योंकि जो पुअर होगा वही हंगर होगा, वो अपना पेट नहीं भर पाएगा, तो दूसरे नंबर पे हंगर। जब एक बंदा अगर हंगर है यानी भूखा है, वो अपने पेट भर खाना नहीं अरेंज कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिक वो बीमार पड़ जाएगा। और जब वो बीमार पड़ जाएगा तो हम कहेंगे कि हेल्थ। इसलिए तीसरे नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, हेल्थ। देखिए सीक्वेंस कैसे सेट हो रहा है। ठीक है, पॉवर्टी यानी एक बंदा पुअर, जो पुअर है वह ऑटोमेटिक उसके पास इतना फूड्स नहीं होगा कि अपना न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर पाए, इसीलिए दूसरे नंबर पे हंगर दे दिया। अब जो बंदा हंगर होगा वो पेट भर खाना नहीं खा पा रहा है या उसके पास इतने खाने नहीं है कि पेट भर खाना खा पाए, तो ऑटोमेटिक बीमार पड़ जाएगा, इसीलिए यहां पे हेल्थ की समस्या आ जाएगी, तो तीसरे नंबर पे हेल्थ आ गया। अब जब एक बंदा बीमार है तो वो पढ़ाई कैसे करेगा, इसलिए लास्ट में देखिए यहां पे एजुकेशन आ गया। तो PHHE ये फॉर्म याद कर लीजिए। तो फर्स्ट गोल आपका पॉवर्टी से रिलेटेड, सेकंड नंबर का गोल आपका हंगर से रिलेटेड, थर्ड नंबर का गोल आपका हेल्थ से रिलेटेड, फोर्थ नंबर का गोल आपका एजुकेशन से रिलेटेड। ये आपके सीक्वेंस हो गए। अब देखिए 5, इसके बाद क्या नंबर आता है, 5। ठीक है, 5 यानी 5 नंबर इसके बाद आएगा, गोल नंबर क्या है, 5। और 5 की जस्ट डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। तो गोल नंबर 5 और गोल नंबर 10,
ये दोनों मिलते जुलते हैं। गोल नंबर 5 जो कि वीमेन इक्वालिटी की बात करता है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी या वीमेन इक्वालिटी की बात करता है। तो कहीं ना कहीं गोल 5 में हम क्या देखते हैं, वीमेन इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी। तो यहां पे मैं मेंशन कर सकता हूं जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, EQ मैंने लिख दिया इक्वालिटी। तो 5 नंबर जेंडर इक्वालिटी है। 5 का मल्टीप्लाई करिए, जस्ट डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 10 नंबर गोल को क्या कहा गया, नॉर्मल यूजुअल इनइक्वालिटी, यानी जो इनइक्वालिटी है उसको दूर करना, कम करना। तो देखिए 10 नंबर क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। गोया ये भी इनइक्वालिटी है, या इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की बातें कर रहा है। तो 10 नंबर हमारा क्या हो गया, इनइक्वालिटी। इस तरह से हमने 5 को क्या देखा, जेंडर इक्वालिटी। तो इक्वालिटी की जब बात चलेगी तो जस्ट उसी का मल्टीप्लाई करिए, डबल कर दीजिए 5 का, तो 5 दूनी 10। तो 10 नंबर भी आपका इक्वालिटी हो गया। तो 5 और 10 इक्वालिटी हो गया। मुझे लगता है ये चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। उसके बाद देखिए 6 नंबर गोल को आप कैसे याद करेंगे। 6 नंबर, 6 नंबर ये संख्या ऐसी है जिसको कोई भी स्पोर्ट्समैन अपने जर्सी पे या जैकेट पे नहीं छपवाता। पहला चीज, चाहे वो फुटबॉलर हो चाहे वो क्रिकेटर हो। तो गोया ये 6 नंबर जो है ये रॉन्ग, यानी कि मिस यूज होता है। ये वर्ड एक तरह से स्लैंग है, ये एक तरह से थोड़ा सा अब्यूजिव वर्ड के तौर पे कंसीडर किया जाता है। संख्या कोई गलत नहीं होती, बट एक परसेप्शन है लोगों का कि जो 6 नंबर है ये क्या है, अब्यूजिव वर्ड के तौर पे यूज होता है। अब्यूजिव मतलब गाली के तौर पे लोग इसको बकते हैं कि ये 6 नंबर एक गलत, एक तरह से गलत परसेप्शन जाता है लोगों का। तो गंदगी की सफाई की जाए तो क्या होगा आपका, सैनिटेशन। तो गंदगी की सफाई यानी सैनिटेशन हम कहते हैं। टॉयलेट बाथरूम साफ करना हो तो क्या है, सैनिटेशन। इसीलिए 6 नंबर कहां पे जाएगा आपका, सैनिटेशन पे जाएगा। इस तरह से आपको इसको याद करेंगे। तो 6 नंबर देखिए आपको कहीं पे मेंशन होगा, ये 6 नंबर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 6 नंबर किससे संबंधित है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्यों 6 नंबर को सैनिटेशन दिया गया है या क्लीन वाटर दिया गया है, क्योंकि ये वर्ड जो है, जो सॉरी जो संख्या है 6 नंबर, ये एक तरह से कोई भी स्पोर्टमैन, कोई पर्सन अपने जैकेट पे नहीं छपवाता। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको 6 नंबर समझ लीजिए, यानी कि सैनिटेशन, गंदगी से संबंधित, गंदगी की सफाई करनी है आपको, साफ सुथरा रखना, कोई स्वच्छता अभियान जो है, स्वच्छ है, यानी कि सैनिटेशन या वाटर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका 6 नंबर हो गया। हमने इतने यहां पे आपको याद करवा दिए 1 मिनट में, एक मतलब कि कुछ पार्टिकुलर क्लू के थ्रू। PHHE आप कर, HHE मतलब PHHE, पावर्टी। एक बंदा अगर पुअर है तो पेट नहीं भर पाया, हंगर हो जाएगा, और जब हंगर रहेगा तो वो उसको बीमारी हो जाएगी, यानी हेल्थ की समस्या आ जाएगी, और जब हेल्थ की समस्या आएगी तो एजुकेशन कैसे ले पाएगा। इसलिए PHHE ऑटोमेटिक। यहां पे 2 H है। पहले नंबर पे हंगर इसलिए रहेगा, हेल्थ बाद में आएगा, क्योंकि अब बीमार वही पड़ेगा जिसका भूख होगा, यानी पेट जिसका खराब होगा, जिसके पास खाने नहीं होंगे प्रॉपर, ऑटोमेटिक वो बीमार पड़ जाएगा, यानी हेल्थ बाद में आ जा रहा है, ठीक है। अब वैसे लॉजिकली सोच लीजिए कि फूड यानी कि खाना वो पहली इंपॉर्टेंट होती है। बीमार तो लोग कम ही और कभी कभार पड़ते हैं, बट खाना डेली मिलना और टाइम पे मिलना और रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन की जितनी है उतना मिलना जरूरी है। तो इसीलिए हंगर दूसरे नंबर पे रखा जाएगा। ये हो गई आपको टेक्निक्स याद करने की। अब देखिए 9-11 क्या है, 9-11 आप लोगों ने सुना होगा, क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए। देखिए 9-11, 9-11 से तात्पर्य क्या है कि यानी कि सितंबर में 11 सितंबर को, ठीक है, या 9-11 अगर कहा जाए तो 9 एक तरह से क्या कहते हैं कि नवंबर, ठीक है। तो 9/11 एक तरह से जो बट अटैक हुआ था मुंबई वाला, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में, या आपका USA में जो अटैक हुआ, तो उसी को क्या कहते हैं 9/11। तो देखिए 9 उसके बाद डैश 11, आप ऐसे लिखिए। इस 11 के ऊपर हमने 2 बिंदी रख दिए। क्या लिख दिए, 2 बिंदी रख दी, खाली 2 पॉइंट्स रख दिया 11 के ऊपर। तो 9 क्या सिंबल है, ये गोल का, 9 नंबर का गोल, 9 नंबर का गोल, ये किससे संबंधित है, इंफ्रा, I फॉर इंफ्रा और I फॉर इंडस्ट्री। तो 9 नंबर का जो गोल है
वो आई से संबंधित है, यानी 9-11 क्या हो गया, 9-11। तो 9-11 का मतलब कि 9 नंबर का गोल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और इनोवेशन से संबंधित है। तो 9-11 का मतलब 9 नंबर का गोल इंडस्ट्री, इंफ्रा और इनोवेशन से संबंधित है। मुझे लगता है कि इतने गोल्स आपको यहां पे याद हो चुके होंगे। अब और आगे चलते हैं। देखिए 3 गोल और हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक तो आपका 13 नंबर का गोल है, क्या है, 13 नंबर का गोल। एक आपका 14 नंबर का गोल, एक आपका 15 नंबर का गोल। 13 नंबर का जो गोल है वो एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट्स की बात करता है। किस चीज की बात करता है, एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट। तो पहले नंबर पे आप ऊपर से चलिए, ठीक है, पहले नंबर पे आप ले लीजिए क्या है, क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर। 14 नंबर का क्या है, ओशन या लाइफ बिलो वाटर, ये ओशन से रिलेटेड है आपका। तो पहले नंबर पे आपका एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट हो गया 13 नंबर, और 14 नंबर का जो है आपका गोल किससे संबंधित है, ओशन से संबंधित हो गया। तो एटमॉस्फेयर हो गया, और आपका ओशन हो गया, दोनों हो गया। अब बच क्या रहा है, तो बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, अर्थ है, यानी लैंड सरफेस है। इन दोनों के बीच में क्या है, लैंड सरफेस है, यानी कि अर्थ है, अर्थ यानी कि लैंड सरफेस। तो जो लैंड सरफेस है उसके बारे में 15वें नंबर पे हो जाएगा आपका। तो 13, 14, 15 इस तीनों को कैसे याद करेंगे। 13 को आप एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट, क्लाइमेट कहां होता है, एटमॉस्फेयर से ही पता करेंगे कि कैसा क्लाइमेट है, बारिश होगी कि धूप होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और 14 नंबर आप डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के बाद जमीन पे मत उतरिए, डायरेक्टली आप ओशन में चले जाइए, ठीक है। ओशन में जब चले जाएंगे आप तो उसका मतलब कि लाइफ बिलो वाटर यानी ओशन, या मतलब कि 14 नंबर का गोल आपका आ जाएगा। अब इन दोनों को आपने कंप्लीट कर लिया तो बचा क्या है, टेरेस्ट्रियल स्पेस, यानी कि लैंड सरफेस जिसपे हम रहते बसते हैं। तो 15 नंबर का गोल आपका लैंड हो जाएगा। 17 नंबर का गोल आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है, क्या है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। और 16 नंबर का गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इन दोनों को ऐसे याद करिए, देखिए पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन क्या है, 16 है। लास्ट अब खत्म करना है आपको गोल को, तो लास्ट नंबर पे क्या है, इंस्टीट्यूशन वगैरह की बातें की गई है, यानी कि संस्थाएं वगैरह बनाई जाएं, पीस हो, जस्टिस हो, संस्थाएं काम करें, इसके लिए 16 नंबर को दे दिया गया। लास्ट में पार्टनरशिप, यानी इन सबको कैसे अप्लाई किया जाए प्रॉपरली, तो 17 नंबर का गोल को दे दिया गया पार्टनरशिप। अब देखिए बच कितना रहा है, 7 नंबर का जो गोल है वो आपका क्लीन एनर्जी से संबंधित है। तो इसको आपको खाली याद करना है, मेमोराइज करना है बस। यहां रटना कौन कौन है वो मैं बता रहा हूं। देखिए 7 नंबर का गोल आपको क्या है, क्लीन एनर्जी से संबंधित है। 8 नंबर का गोल जो है वो इकोनॉमिक वर्क और डिसेंट वर्क से संबंधित है, 8 नंबर का। 9 नंबर का 9-11, देखिए 9 तो 11 यानी खड़ी खड़ी लाइनें तो खींचेंगे आप 9 लिखने के बाद, तो ऑटोमेटिक 9-11 हो जाएगा। और 9-11 का मतलब इंडस्ट्री और इनोवेशन, ये आपका हो ही गया। 10 नंबर इन इक्वालिटी, इक्वालिटी मैंने बताया था, जहां 5 नंबर वीमेन इक्वालिटी की बात करता है, तो 5 का डबल कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 ऑटोमेटिक आपका नॉर्मल या यूजुअल इन इक्वालिटी वगैरह की बातें करेगा। 11 नंबर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये आपको मेमोराइज खाली करना है, 11 नंबर सिटीज से संबंधित है। अब उसके बाद 12 नंबर जो है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 12 नंबर है। बाकी कोई आपको याद नहीं करना है, 3 या 4 गोल आपको रटना है, बाकी कोई गोल नहीं रटना है। जो मैंने टेक्निक बताया, पहले नंबर में PHHE का फार्मूला यूज होगा, मतलब कि पॉवर्टी, हंगर, हंगर के बाद हेल्थ, हेल्थ के बाद एजुकेशन। उसके बाद 5 नंबर पे जहां वीमेन है, तो 10 नंबर में आपका क्या है, नॉर्मल या यूजुअल इक्वालिटी, इनइक्वालिटी की बातें कही गई हैं। जो 6 नंबर है वो गलत डिजिट संख्या है, उसके बारे में लोग गलत सोचते हैं, इसलिए आपको टॉयलेट करने जाना है यहाँ पे, यानी सैनिटेशन और वाटर से संबंधित 6 नंबर का है। अब बच क्या रहा है आपका 13 नंबर। 13 नंबर जहां एटमॉस्फेयर क्लाइमेट की बातें करता है, तो 14 नंबर ओशन में चले जाइए डायरेक्ट, 15 नंबर उन दोनों के बीच में रखिए। उसके बाद 16 नंबर पीस, जस्टिस और
इंस्टीट्यूशन की बातें करता है तो 17 नंबर का गोल आपका क्या है, पार्टनरशिप की बातें करता है। बस क्या रहा, 2-3 गोल को खाली रटना है। उन रटने वालों में नंबर 1 पे आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बातें कही गई हैं, 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे डिसेंट वर्क की बातें कही गई हैं। और आपका फिर 9-11 हो ही गया, 10 हो ही गया। 11 आपका सिटीज के बारे में बातें कही गई हैं। और उसके अलावा 12 जो है कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बारे में बातें कही गई। ये 2-3 खाली आपको याद करना है, बाकी कोई नहीं याद करना है, सिर्फ टेक्निक लगा करके आपको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट, अब देखिए एसडीजी के बारे में हम इस क्लास में ये देखेंगे। अब हमारी क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो रही है। एसडीजी के बारे में हम ये देखते हैं कि नंबर 1 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस डिपार्टमेंट को कौन सा गोल उसको हैंडओवर किया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस पे वर्क करिए। तो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट वाइज गोल को मेंशन किया है, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा कि जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है हर गोल के लिए, जो 17 गोल हैं वो क्या क्या स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट की है, नंबर 2 पॉइंट। तीसरे नंबर में इसका रिजल्ट क्या आया इस स्ट्रेटजी का, तो रिजल्ट के पॉइंट्स को मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। हमारे पास एक हैंड आउट है उत्तर प्रदेश सरकार का जो कि अचीवमेंट से संबंधित है, वो मिल गया था तो मैंने, और उसमें सिर्फ उसमें कई मतलब वो हैं चैप्टर्स हैं। तो जो पहला चैप्टर है उसका वो ऐसे डायग्राम या ग्राफ बना हुआ है, और उसमें जैसे गोल 1 यानी कि गोल 2, गोल 3, गोल 4 ऐसे लिखा हुआ है, और उत्तर प्रदेश सरकार का क्या क्या अचीवमेंट हुआ है वो भी बस डायग्राम के थ्रू बना हुआ, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया है। और उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो ज्ञान सागर सिविल एकेडमी, वहां से आप उसको उठा लेंगे। हमने उसको पिन कर दिया है, मतलब कि इंफॉर्मेशन को, तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। तो रिजल्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो रिजल्ट्स ओरिएंटेड जो इंफॉर्मेशन है वहां से उस हैंड आउट से आप उत्तर प्रदेश सरकार के आप वहां से उठा करके उसको पढ़ लेंगे, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और उसमें कई चैप्टर्स हैं, बस जो पहला चैप्टर है वो रिजल्ट से ओरिएंटेड है, जिसमें डायग्राम वायग्राम बने हुए हैं, और बाकी जो डिस्क्रिप्शंस वाले इंफॉर्मेशन हैं वो दूसरे या से 3rd चैप्टर 2nd चैप्टर में है, उन सबको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसकी जो काम की चीजें हैं वही सारी मैंने यहाँ पे आप लोगों को लास्ट क्लास में और इस क्लास में मिला करके कंप्लीट कर दिए हैं। तो पहले नंबर पे हम यहाँ देखते हैं कि गोल नंबर फर्स्ट। गोल नंबर फर्स्ट हमने जैसे बताया आप लोगों को, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी से संबंधित है गोल नंबर 1। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अधीन है, उसको ये टास्क दिया गया, जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पे कार्य करिए और पॉवर्टी को खत्म करिए, और टाइम तक यानी 2030 तक इस टारगेट को अचीव किया जाएगा एसडीजी का। किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश की बातें चल रही हैं। ये देखिए इसमें स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट की गई है, स्ट्रेटजी के लिए भी मैंने 2-2 पॉइंट्स खाली मेंशन किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 17 गोल है, तो अगर 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट भी मेंशन किया जाएगा तो 34 से 34 या फिर 35 लाइन्स हो जाएंगी। देखिए इसकी स्ट्रेटजी में स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम एंड एक्टिविटीज, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें 2 पॉइंट्स है मेनली। 1 नंबर का जो पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है वो ये है कि स्ट्रेटजी के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है कि देखिए ये आपका सोशल वेलफेयर पे फोकस किया जाएगा। सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें हैं वो चलाई जाएंगी ताकि पॉवर्टी को खत्म किया जाए, और दूसरे नंबर पे आपका स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट किया जाएगा। तो सोशल वेलफेयर नंबर 1, नंबर 2 पे स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस किया जाएगा। इसके लिए आपका पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो पहले नंबर का गोल है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 2nd नंबर का जो गोल है वो जीरो हंगर से रिलेटेड है, यानी कि जो भूखमरी है, भूखाली या भूखमरी को खत्म करना, उसको जीरो करना फुल्ली, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को दिया गया। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, अनाज पैदा करना। तो अनाज जब ज्यादा होगा तो ज्यादा पैदावार होगा तो ज्यादा लोगों का पेट भरेगा, तो इस तरह से भूखमरी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इसको किसको दिया जाएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। इसमें देखिए स्ट्रेटजी क्या है आपका, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, स्टेट न्यूट्रिशन मिशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी। पहले नंबर की जो स्ट्रेटजी है उसमें आपका एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात कही गई। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी है, तो यूपी गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो 2013 की है। 2013 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर पॉलिसी के मुताबिक 5.1
5% एग्रीकल्चर ग्रोथ लेकर के आना है। कितना टारगेट किया गया है इस पॉलिसी के मुताबिक ग्रोथ रेट का? एग्रीकल्चर का 5.1% टास्क दिया गया है, टारगेट किया गया है एग्रीकल्चर ग्रोथ का। एनुअल ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013 के अनुसार 5.1% ग्रोथ का टास्क या टारगेट रखा है। 5.1% टारगेट रखा है। एक तो ये है, इसमें इंक्लूड किया गया स्टेट न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन तो चल ही रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेम उसी के अधीन, उसी के आधार पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी अपना न्यूट्रिशन मिशन चल रहा है, तो वो भी इसी के स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर दिया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। स्ट्रेटजी नंबर 2, ये दूसरे नंबर की जो स्ट्रेटजी है, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स एंड पीपुल फ्रॉम वीकर सेक्शन। और एक चीज ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, उनका ऑल ओवर उत्थान करना, ऑल ओवर उनका डेवलपमेंट करना। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं। सारे के सारे स्कीमों को आप यहाँ पे मेंशन, जैसे पीएम किसान हो गया आपका, या उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी पीडीएस वगैरह से रिलेटेड, या जिससे भी जो भी स्कीमें सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। गोल नंबर 3 को हम देखते हैं, ये आपका गुड हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड है। गोल नंबर 3 क्या है? हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड है। मैंने बताया था जब आदमी भूखा होगा तो ऑटोमेटिक उसको बीमारी हो जाएगी, इसलिए बीमारी को तीसरे नंबर पे आप रखेंगे, ठीक है? तो यानी हेल्थ, तो गुड हेल्थ का मतलब कि गोल नंबर 3, और वेलबींग, वेलबींग का मतलब आदमी कैसे अपने आप को अच्छा फील करे, ठीक है? अब हेल्थ है, हेल्थ की बात चल रही है, तो समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अधीन ही इस गोल को रखा जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, तो हेल्थ का टास्क किसको दिया जाएगा? हेल्थ डिपार्टमेंट को ही दिया जाएगा। अब देखिए स्ट्रेटजीज क्या है। एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ इंफ्रा सर्विसेज टू एनहांस एक्सेस फॉर ऑल। पहले नंबर की जो स्ट्रेटजी ये है कि बेसिक जो सर्विसेज हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे लोगों को, उत्तर प्रदेश को प्रोवाइड करना, मुहैया कराना, ये हमारा एक तरह से एक जिम्मेदारी है, या इस पर कार्य किया जाएगा। दूसरे नंबर की जो स्ट्रेटजी है, सेकंड नंबर की स्ट्रेटजी, एक्सीलरेट गोल ओरिएंटेड एफर्ट्स एंड स्ट्रेटजी टू अचीव द टारगेट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। और हेल्थ से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको, कार्य को गति देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा को लोगों का हेल्थ की समस्याओं का समाधान हो सके, ये इसके स्ट्रेटजीज हैं। तो एक्सीलरेट गोल ओरिएंटेड एफर्ट्स, गोल ओरिएंटेड एफर्ट्स का मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड एफर्ट्स गोल मतलब दिया गया है, एक तरह से इसमें टारगेट, उसको के लिए एफर्ट्स लगाना, उसके लिए कार्य करना और स्ट्रेटजी बनाना, ताकि टारगेट को सारे लोगों के लिए हेल्थ की समस्या का समाधान हो सके। गोल नंबर 4 ये एजुकेशन से संबंधित है। जब एजुकेशन की बात आ जाएगी तो कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को दिया जाएगा यह टास्क। तो गोल नंबर 4 किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो सेकेंडरी एजुकेशन को दिया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, या उसी के अधीन, उसी के जो प्रोग्राम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी के अधीन ही इस प्रोग्राम को भी इंक्लूड कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में भी। तो सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या है आपका? यानी माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक का मतलब कि 9, 10 वगैरह जो भी चलती क्लासेस, ठीक है? अब देखिए इसमें स्ट्रेटजीज क्या अडॉप्ट किया जाएगा। क्वालिफाइंग फॉर ऑल, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। पहले नंबर पे क्या है कि एजुकेशन को हर बंदे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। तो पहला टास्क इसका क्या है, या पहली स्ट्रेटजी ये है कि क्वालिटी एजुकेशन सारे लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है? फोकस ऑन स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कही गई, यानी स्किल पे फोकस किया जाएगा। और वोकेशनल एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और लोगों में स्किल या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको इस लायक बना देना, हुनरमंद इतना बना देना कि ऑटोमेटिक वो अपने आप एक तरह से जॉब करने के लायक बन जाए। तो जॉब करने के लायक बनाना लोगों के लिए, ये भी उसका उद्देश्य है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें एक बात ये भी रखी गई थी कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग को क्लास 6 यानी 6 स्टैंडर्ड से ही एक तरह से इनिशिएट किया जाएगा, या उसका प्रावधान डाला गया है, जिसमें नई वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग 6 यानी 6ठी क्लास से एक तरह से प्रोविजन डाला गया था इस बार के इसमें एजुकेशन पॉलिसी में।
तो एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब ये हो गया कि लोगों को इतना कैपेबल बनाना, इतना हुनरमंद बनाना कि जो एक्चुअल में इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट्स है जॉब्स की, यानी एम्प्लॉय की, ठीक है, वर्कर की, वो हुनर लोगों को प्रोवाइड कराना स्किल के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, देखिए गोल नंबर 5। गोल नंबर 5 आपका जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है। जब जेंडर की बात आ जाएगी, यानी वीमेन की बातें कही गई हैं, यहाँ पे वीमेन की इक्वालिटी की बात कही गई, तो ऑटोमेटिक इसको कौन देखेगा, महिलाओं से संबंधित बात कही जा रही है, मतलब कि महिला डिपार्टमेंट या महिला विभाग, ठीक है। तो महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको दी गई है इस गोल की जिम्मेदारी। इसमें देखिए स्ट्रेटजीज क्या है, टू इंश्योर प्रोटेक्शंस ऑफ बेसिक राइट्स थ्रू प्रोग्रेसिव पॉलिसी एंड, गलत हो गया, ठीक है, एंड इंश्योर प्रोटेक्शंस ऑफ बेसिक राइट्स थ्रू प्रोग्रेसिव पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इंटरवेंशन। देखिए यहाँ पे पॉलिसी की बात कही गई, क्योंकि पीपुल्स की माइंडसेट्स को फोकस किया जाएगा कि जो पीपल की मेंटेलिटी है महिलाओं के प्रति, उसके बारे में बदलाव लेकर के आना। तो पॉलिसी लेवल पे पहले काम किया जाएगा, ताकि लोगों, महिलाओं के एक तरह से प्रोटेक्शन से, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन से किया जा सके। और प्रोग्राम इंटरवेंशन का मतलब कि एक्शनेबल वर्क और स्कीम दोनों चलाई जाएंगी महिलाओं के एक तरह से राइट्स के लिए, राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, या उनके एक तरह से उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्या है स्ट्रेटजी, देखते हैं, सपोर्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर। और वीमेन्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा हर उस फील्ड में, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो, आपका रिलीजियस हो, पॉलिटिकल स्फीयर हो, हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। ये इसका एक तरह से गोल का मकसद है। नेक्स्ट क्या है आपका गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल नंबर 6। देखिए गोल नंबर 6 मीटर यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं इसको फिर से मेंशन कर देता हूं, अगेन जो है ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए गोल नंबर 6 जो है, देखते हैं हम यहाँ पे गोल नंबर 6, ये आपका जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, किससे रिलेटेड है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। और किसके अंदर है ये, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई विभाग। उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग है उसके अंदर इस स्कीम को या इस गोल को डाला गया है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए स्ट्रेटजी क्या है, प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। पहली जो स्ट्रेटजी इसमें है, प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। पहले नंबर की जो स्ट्रेटजी इसमें अडॉप्ट की जाएगी या करने की बात कही गई है, वो ये है कि सारे लोगों के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम करना, मुहैया कराना, उसको एक्सेस करवाना, ठीक है, ये पहली एक तरह से प्राथमिकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में हमारा जो है दूसरे नंबर का, मेक अप ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट बाय 2018, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेक अप आपका ओपन डिफिकेशन स्टेट फ्री स्टेट बाय 2018। देखिए 2018 तक फ्री डिफिकेशन स्टेट बनाना। फ्री डिफिकेशन स्टेट का मतलब कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो एक तरह से ओपन में जो स्वच्छ करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। बट इसके अंदर स्ट्रेटजी में एक चीज पॉइंट डाला गया था कि 2018 तक उत्तर प्रदेश सरकार का अपना जो एक तरह से स्ट्रेटजी के अंदर ये पॉइंट शामिल है कि 18 तक खत्म करना था, बट ये खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में और काफी दिन गुजर गए, तो ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, अचीव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 7वें नंबर का जो गोल हमारा है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बातें कही गई है इसमें। जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है किससे रिलेटेड है, 7वें नंबर का गोल है।
तो एनर्जी ये किससे संबंधित है? ये मिनिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की या डिपार्टमेंट से, उसका नाम है पावर। तो डिपार्टमेंट ऑफ पावर के अधीन इस गोल को रखा गया है। क्या नाम है? डिपार्टमेंट ऑफ पावर। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पावर के अधीन रखा गया है। ठीक है, गोल नंबर 7 किसके अंदर है? 7 नंबर का गोल डिपार्टमेंट ऑफ पावर के अधीन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? स्ट्रेटजीज क्या है? प्लान इंटरवेंशन टू इंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर ऑल। इसके अंतर्गत ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई कि रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस किया जाएगा, सोलर एनर्जी के पैदावार को बढ़ाया जाएगा और उसके बाद सारे लोगों की एनर्जी की जो एक तरह से क्राइसिस है, उस क्राइसिस की पूर्ति की जाएगी, पूर्ति को सुनिश्चित किया जाएगा। तो सभी लोगों के लिए एनर्जी की पूर्ति को सुनिश्चित करना, ये इसकी स्ट्रेटजी में पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी को पैदा करना या उसको प्रमोट करना, और जो कन्वेंशनल एनर्जी है जैसे आपका थर्मल एनर्जी हो गया, कोल बेस या जहां पे इमिशन बेस जो एनर्जीज हैं उसको हटा करके उसकी जगह अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करना, ये इसकी स्ट्रेटजी में शामिल है पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट 8वें नंबर का डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए डिसेंट वर्क का मतलब वर्क जो लेबर उसकी बातें चल रही हैं आपकी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑल ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये आपका 8वें नंबर का पॉइंट्स है। इसमें क्या है कि एमएसएमई जो डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का है उसके अधीन इस गोल को डाला गया है। तो 8वें नंबर का गोल किसमें है? एमएसएमई के अंदर रखा गया है, टू प्रमोट इंडस्ट्री एंड टूरिज्म। पहले नंबर में पॉइंट स्ट्रेटजी क्या है आपका कि इंडस्ट्री को और आपका टूरिज्म को प्रमोट करना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर का पॉइंट जो स्ट्रेटजी में है, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को भी इसमें शामिल किया गया है। तीसरे नंबर का एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड स्लेवरी। चाइल्ड लेबर का, क्योंकि यहाँ डिसेंट वर्क की बात है ना, देखिए वर्क है, तो चाइल्ड लेबर को खत्म करने की बात कही गई। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की, एक तो आपका इंडस्ट्री और टूरिज्म, ताकि वर्क क्रिएट होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्क से रिलेटेड है, तो वर्क क्रिएट होगा यानी जॉब्स क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात कही गई, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हम किस पे फोकस करेंगे? एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा डिसेंट वर्क का मतलब क्या है कि जो चाइल्ड लेबर है उसको भी खत्म किया जाएगा। तो एलिमिनेट यानी चाइल्ड लेबर एंड स्लेवरी, जो स्लेवरी या बंधुआ मजदूर हैं, बॉन्डेड लेबरर, इस तरह की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत पॉइंट को डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 9-11 वाली बात अभी मैंने बताया था, यानी आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इनोवेशन, आई फॉर आपका क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 9-11, तो 9 नंबर का आपका जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ये किस डिपार्टमेंट को दिया गया है? ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का इसी नाम से है ही, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो इसीलिए उसी को दिया जाएगा। ये डिपार्टमेंट किसका है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का है, इसीलिए 9 नंबर का गोल उसी को दिया गया है। इसमें देखिए स्ट्रेटजीज क्या अडॉप्ट की गई, टू प्रमोट एंड इंकरेज R&D। पहले नंबर की जो स्ट्रेटजी इसमें है कि R&D को प्रमोट किया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो R&D को बढ़ावा देने की बात कही गई है इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनोवेशन भी कहीं पे वर्ड जोड़ा गया है। देखिए ये इनोवेशन है, तो इनोवेशन को सामने रखते हुए R&D में फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन। इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि जो पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, उस तरह की समस्याओं को सामने रखते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन को किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका 10 नंबर का जो गोल है वो रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी की मैंने बातें कही पहले ही आप लोगों को बताया कि 5 नंबर जहां पे वीमेन इक्वालिटी की बात कही गई, तो यहाँ पे 10 नंबर उसी का जस्ट डबल हो जाएगा। ये रिड्यूस इनइक्वालिटी, यहाँ पे नॉर्मल इनइक्वालिटी की बात कही गई। नॉर्मल इनइक्वालिटी का मतलब कि किसी तरह की भी इनइक्वालिटी होगी वो, देखिए डिपार्टमेंट कौन है? सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो होता है, यानी कि कल्याण विभाग जो होता है, वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का, समाज कल्याण विभाग, उसको दिया गया है इसे की जिम्मेदारी 10 नंबर की गोल की। ड्यू कंसिडरेशन टू द वीमेन, ओल्डर पीपुल, पर्सन विद डिसेबिलिटी इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा एंड सर्विसेज। यहाँ पे एक बात ये कही गई कि इनइक्वालिटी वाले कॉलम में उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जो कि संबंधित है
वीकर सेक्शन से। वीकर सेक्शन का मतलब ये मार्जिनल सेक्शन ऑफ समाज के, जैसे कि आपका ओल्ड एज हो गया, पीडब्ल्यूडी यानी कि पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांगजन हो गया, विडोज हो गई, वीमेन हो गई, ये सारे समाज के क्या है, चिल्ड्रन भी हैं, ये वीकर सेक्शंस में आते हैं। तो इन पे ज्यादा अहमियत दिया जाएगा, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्विसेज वगैरह के लिए, सब चीज में इनकी एक तरह से अहमियत को ज्यादा दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगला क्या है, स्पेशल प्लान्स एंड स्कीम फॉर पुअर, स्पेशली लैंडलेस लेबरर, फार्मर एंड पीपल बिलोंगिंग टू द अदर वीकर सेक्शन। और ये तो मतलब पहले नंबर पे जो एक तरह से वीकर सेक्शन हो गया। और दूसरा जो इकोनॉमिक और सामाजिक आधार पे, ठीक है, लोग हैं और वीकर हैं, डिप्राइव्ड सेक्शंस में से आते हैं, उनको भी फोकस किया गया। जैसे कि आपका लैंडलेस लेबरर हो गए, आपके फार्मर्स हो गए, और पीपल बिलोंगिंग टू अदर वीकर सेक्शन जैसे एसटी एसटी वगैरह कम्युनिटीज, जो भी एक तरह से डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उसको अहमियत दिया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, उनके लिए स्कीम बनाई जाएंगी, प्रोग्राम बनेंगे, जो भी पुअर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, 11 नंबर का जो हमारा है वो सस्टेनेबल सिटीज एंड आपका कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कम्युनिटी के लेवल की बात कही गई है और सिटीज लेवल की बात कही गई है, किसमें 11 नंबर गोल में कही गई है। ये डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को दिया गया है, इसका टास्क है। किसको जिम्मेदारी दी गई है, किसके अधीन है ये गोल, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सीवेज एंड ड्रेनेज, यानी कि अर्बन एरियाज से या नगरीय जो समस्याएं होती हैं, नगरीकरण से रिलेटेड या अर्बनाइजेशन की जो समस्याएं या अर्बन एरियाज की नॉर्मल जो भी समस्याएं हैं, उन पर फोकस किया जाएगा। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट है, जैम है, ट्रैफिक है, जाम लग जाता है, वाटर सप्लाई की समस्या, सीवेज है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम्स है, इस तरह की चीजों में फोकस किया जाएगा। इफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उस पे एक तरह से कार्य किया जाएगा। अर्बन हाउसिंग सेक्टर्स, और अर्बन हाउसिंग यानी कि अर्बन एरियाज में बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं, कुछ लोग झुग्गियों में रहते हैं, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा घर बनाना, ये भी इसका टास्क दिया जाएगा, इसमें कार्य में है शामिल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 12 नंबर का जो गोल है वो क्या है, 12 नंबर का गोल, 12 नंबर का गोल, वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से संबंधित है। तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन किससे रिलेटेड है, 12 नंबर का गोल है। उसमें मिनिस्ट्री देखते क्या है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो 12 नंबर का गोल जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन से संबंधित है, वो किस मिनिस्ट्री को दिया गया है, डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को दिया गया है। इसमें क्या है कि फोकस ऑन अवेयरनेस क्रिएशन, एक तरह से अवेयरनेस क्रिएशन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग एंड अडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो अगर एडवांस होगी तो एक तरह से जो भी इमिशन है या सस्टेनेबल वे में हम कोई चीज कार्य कर पाएंगे। तो जो इमिशन है या जो भी क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्याएं हैं, उसके समाधान की पे एक तरह से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 12 नंबर का जो गोल है वो क्लाइमेट से संबंधित है, सॉरी 13 नंबर का गोल क्लाइमेट से संबंधित है। यानी अब आ गया आपका एटमॉस्फेयर, मैंने बताया नहीं, पहले नंबर पे एटमॉस्फेयर, उसके बाद जल या जल मतलब कि यानी कि ओशन हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे लैंड सरफेस यानी कि 5-15 हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट के दिया गया है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन किसको दिया गया है, डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट को दिया गया है। प्लांटेशन ड्राइव एट मैसिव लेवल, तो क्लाइमेट वाले पे क्या है, प्लांटेशन ड्राइव की बात कही गई, प्लांट यानी एफॉरेस्टेशन, बहुत बड़े लेवल पे एफॉरेस्टेशन किया जाएगा क्लाइमेट की समस्याओं से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अडॉप्ट मेजर टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन को खत्म करने की भी बात कही गई है कि रिड्यूस किया जाएगा कार्बन इमिशन को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की समस्याओं के समाधान का सॉल्यूशन क्या है आपका, यही है सॉल्यूशन, यही समाधान है कि पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया जाए, जो इमिशन है उसको घटाया जाए। वो सारी की सारी पॉइंट इसी में 13 नंबर में आ गई। लाइफ ऑन लैंड, देखिए 14 नंबर का पॉइंट आपने देखा होगा यहाँ पे, वो छूट गया। 14 नंबर का पॉइंट किससे संबंधित है, जो कि आपका ओशन से संबंधित है, लाइफ बिलो द वाटर, यानी कि ओशन से संबंधित है। तो इसीलिए 14 नंबर को कंसीडर नहीं किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो डायरेक्टली 15वें नंबर पे हम आ जाते हैं, जो कि लाइफ ऑन लैंड। लैंड का मतलब क्या है, जो टेरेस्ट्रियल एरियाज, ठीक है, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट को दिया गया है ये लाइफ ऑन लैंड जो है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। प्रमोट अफॉरेस्टेशन एंड बायोडायवर्सिटी, पहले नंबर पे यहाँ पे अफॉरेस्टेशन, बायोडायवर्सिटी, फाउना फ्लोरा, जो भी आपके लैंड एरियाज पे पाए जाते हैं उनको प्रमोट करना। ठीक है,
एडॉप्ट एक्शन फॉर वाटर एंड सोशल कंजर्वेशन। लैंड एरियाज पे देखिए फाना फ्लोरा फॉरेस्ट और सारे जो भी आपका बायोस्फीयर बायो एक तरह से बायोडायवर्सिटी सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो वाटर बॉडीज भी इसी में है, लैंड एरियाज पे ही कहीं ना कहीं इंक्लूड है। इसलिए जब टारगेट्स पढ़ेंगे तो उसमें वाटर वगैरह के बारे में भी अलग अलग कॉलम दिया हुआ है। तो इसलिए देखिए वाटर को और सॉयल कंजर्वेशन, तो फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, सॉयल कंजर्वेशन हो गया, बायोडायवर्सिटी हो गया, फाउना फ्लोरा, इस तरह की सारी चीजों को फोकस किया गया है लाइफ ऑन लैंड पे, जो कि गोल नंबर 15 है। और डिपार्टमेंट कौन सा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। 16 नंबर का गोल देखिए, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ होम। 16 नंबर का गोल क्या है? पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात कही गई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम को दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस टास्क को होम डिपार्टमेंट को दिया गया है, क्योंकि पीस यानी कि लॉ ऑर्डर किसका काम है? डिपार्टमेंट ऑफ होम का रहता है। होम मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री होती है, तो इसीलिए पीस आ गया। जस्टिस यानी लॉ ऑर्डर, सब इसी में आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जितने भी आपके एक तरह से इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो गया, पुलिस हो गया, पुलिसिंग का वर्क इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ये सारे के सारे किसमें हैं? आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम में आएंगे। इसीलिए इसको डिपार्टमेंट ऑफ होम को दे दिया गया। स्ट्रेटजी देखिए, रूल ऑफ लॉ, देखिए पीस आ गया, जस्टिस आ गया, तो उसके लिए क्या रहेगा? स्ट्रेटजी हिसाब से अडॉप्ट की जाएगी। स्ट्रेटजी आपका रूल ऑफ लॉ हो गया पहले नंबर पे, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। दूसरे नंबर पे यहाँ पे पॉइंट स्ट्रेटजी में यह है कि ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। देखिए पॉइंट्स आपका वैसे याद हो जाएगा। देखिए सब ध्यान थोड़ा लॉजिकल लगाइए चीजों को। पीस एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ होम, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा कि लॉ ऑर्डर, पुलिसिंग, इंटेलिजेंस, सो इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे के सारे होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो उसी हिसाब से आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस भी इसी में आ जाएगा। ई गवर्नेंस भी यहाँ पे देखिए फोकस किया जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वगैरह के भी जितने भी इंस्टीट्यूशन इसी में डाले गए हैं, तो ई गवर्नेंस पे भी फोकस किया जाएगा। 17 नंबर का गोल देखिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल। पार्टनरशिप फॉर द गोल का मतलब गोल को अचीव करने के लिए आपस में पूरी दुनिया का कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप बनाई जाएगी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार उसी हिसाब से कार्य कर रही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट का पार्टनरशिप बना दी, और जो भी एकेडमिया है और आपका सिविल सोसाइटी है और जो प्राइवेट एक तरह से स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इंक्लूड करके सबकी सहायता से, सबकी भागीदारी के थ्रू इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश लेवल पे। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में अप्लाई हो रहा है। तो पार्टनरशिप फॉर द गोल, पार्टनरशिप फॉर द गोल का मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के अंदर डाला गया। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के अंदर पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी गोल को अचीव करने के लिए सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। टू प्रमोट पार्टनरशिप एंड सपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप को लिया जाएगा, उनकी भागीदारी को भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। इनवाइटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में सिविल सोसाइटी, एनजीओ, इन सब की भागीदारी को भी इनवाइट किया जाएगा, उनका भी सहारा लिया जाएगा, ताकि इस तरह के गोल को आसानी से हासिल किया जा सके। या तो सोसाइटी कम्युनिटी लेवल पे किसी कोई कार दे दिया जाएगा, एनजीओ को फंडिंग दे दी जाएगी, या तो फिर आपका जो है सुझाव लेवल पे उनका सहारा लिया जाएगा और ये आसानी से टास्क को अचीव किया जा सके। ठीक है, अब देखिए ये तो सारे के सारे गोल हो गए और उनकी स्ट्रेटजीज हो गई, अब किस डिपार्टमेंट को दिया गया और उसके पीछे लॉजिक क्या है किसी डिपार्टमेंट को देने का। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब अगला जो हमारा पॉइंट इसी से संबंध में है वो है आपका अचीवमेंट यानी रिजल्ट। तो अचीवमेंट से रिलेटेड हमने एक हैंडआउट जो है अपने ज्ञान सागर सिविल एकेडमी जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर ऑलरेडी वहां पे अटैच कर दिया, पिन कर दिया है, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ अचीवमेंट से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश की क्या कंडीशंस है, क्या हालत है, और एसडीजी गोल नीति आयोग का जो भी डेटा है, बस यूपी लेवल पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। देखिए जो एसडीजी गोल है नीति आयोग का, ठीक है, खाली उसी लेवल पे हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एसडीजी इंडेक्स, और ये आपका
4 नंबर का जो इंडेक्स है, चौथे नंबर का जो डेटा नीति आयोग के द्वारा दिया गया था, नीति आयोग है ना, उसमें यूपी की कंडीशन के बारे में खाली देखेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ यूपी है ना। यूपी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, बात किया जाए तो 2020-21 में, 2020 और 21 में डेटा हमारे पास है, और 2023-24 तो 23-24 में भी लेटेस्ट जो है नीति आयोग ने डेटा जारी किया था। तो 23-24 वाला ये कौन सा है, ये चौथे नंबर का एक तरह से इसका सीरीज है, ये 23-24 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कोर था इसका 60 स्कोर था। इसमें आपका 23-24 में आपका स्कोर हो गया 67। ठीक है, और जबकि इंडिया का कितना स्कोर है, इंडिया का भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं ताकि समझने में आसानी हो, 71 है स्कोर। ठीक है, ये 60 या 71 कितने में है, आउट ऑफ 100 में। और यहाँ पे इसका जो इंडिया यूपी का एक तरह से ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गया, और रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो रैंक है यहाँ पे 11वें नंबर का रैंक था। ठीक है, ये हो गए आपका एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग 2023-24 को हम देखते हैं नीति आयोग के एसडीजी को, इंडेक्स को। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है उसको, तो पहले नंबर पे यूपी जो है अपनी पोजीशन को फ्रंट रनर पे लाया परफॉर्मेंस कैटेगरी से। ठीक है, तो इसी को बस नोट पॉइंट पे हम 2-3 पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे। यूपी हैज इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन टू फ्रंट रनर, है ना, फ्रंट रनर। कहां से, पहले इसकी पोजीशन हुआ करती थी परफॉर्मर कैटेगरी में, फ्रॉम परफॉर्मर कैटेगरी से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आप को कहां पे लेकर के आई है, ये फ्रंट रनर पे लेकर के आई है। किस पे, फ्रंट रनर पे लेकर के आई। पहला तो ये नोट्स हो गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट पे जो है आपका यहाँ पे नोट्स बन जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्कोर एक तरह से इंप्रूव हुआ। अब देखिए 2020-21 में उत्तर प्रदेश का यानी पिछला वाला ये 3rd नंबर का, ये कितने नंबर का था स्कोर, ये 3rd नंबर का जो डेटा नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स आया था। तो तीसरे नंबर का जो इंडेक्स नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स आया था 2020-21 में, तो ये 60 स्कोर था उत्तर प्रदेश का। 2023-24 में उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना हो गया, 67 हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट ही मैं मेंशन कर रहा हूं कि यूपी हैज improved its position, ठीक है, अप टू द 67 स्कोर बाय रेजिंग 7 पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपके सामने ही देखिए कैसे इसको बस पॉइंट्स को बनाना, खाली डेटा आप अगर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 60 था पिछले बार में उत्तर प्रदेश का, तो 60 स्कोर से टोटल स्कोर कितना होता है, 100 होता है। तो 100 में से उत्तर प्रदेश का कितना आ गया, 67 आ गया है इस बार वाले में। तो 67 यानी 67 आ गया, तो कितना इंप्रूव हुआ, 7 पॉइंट उत्तर प्रदेश का बढ़ गया है, और इस तरह से 67 स्कोर हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जस्ट, अब देखिए ये 67 वाला 71 से कितना कम है, तो 4 पॉइंट्स कम है। ठीक है, जस्ट 4 पॉइंट बिलो द नेशनल एवरेज स्कोर है नहीं। देखिए यानी 67 में हम 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 71 हो जाता है। तो 68, 69, 70, 71, तो 4 मैंने जोड़ा, तो जस्ट
4 पॉइंट बिलो द नेशनल एवरेज स्कोर। और नेशनल एवरेज स्कोर कितना है आपका? 71 है। तो 71 से 4 ही पॉइंट उत्तर प्रदेश पीछे है, कहने का मतलब ये है। थोड़ा डिकोरेटिव में कोई चीज मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर का दिमाग उस पर अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये जस्ट नेशनल एवरेज से उत्तर प्रदेश का कितना है? 4 ही पॉइंट पीछे है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग उत्तर प्रदेश पोजीशन एट कितने पे? 11th, यानी 11वें नंबर में उत्तर प्रदेश का रैंक है इन 2022-23, ठीक है। इन 23-24 ठीक है, SDG इंडेक्स ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के 2023-24 वाले इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सरकार का 11वां रैंक है, 11वां स्कोर है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट्स हो गया। उसके अलावा एक पॉइंट इसमें ये भी बनता है कि किस किस सेक्टर्स में SDG में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर अचीवमेंट कर लिया है, ठीक है। तो अचीवमेंट की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो किस किस मतलब कि गोल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अचीवमेंट किया और बेस्ट अच्छा परफॉर्मेंस है, और किस में वर्स्ट परफॉर्मेंस है। तो 2-3 पॉइंट जो वर्स्ट वाले हैं वो मेंशन मैं करूंगा, और 2-3 पॉइंट जो बेस्ट वाले हैं वो मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। और बाकी को मैं नहीं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि बहुत बल्कि हो जाएगा। बट मैंने एक थोड़ा सा एक टेबल के फॉर्म में एक पेज वहां पे आज ही मैंने शेयर किया है अपने चैनल पे, जो ज्ञान सागर सिविल एकेडमी है। तो उससे भी 2-3 पॉइंट्स आप वहां उठा सकते हैं। बट यहाँ पर इसलिए मेंशन करूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिले कि टेबल के फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे एलेबोरेट करते हैं। क्योंकि एग्जाम पूरा का पूरा रिटन फॉर्म में है, आपको एलेबोरेशन करना आना चाहिए। ये एक तरह से एक फन है, ठीक है, और हर बंदा नहीं कर सकता। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पहले नंबर में देखिए SDG तो हम कहेंगे यहाँ पे गुड या बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, या गुड परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय यूपी इन SDG इंडेक्स ऑफ नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। और ये वाला कब का है? 2023-24 यानी यही वाले को खाली हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं अच्छे परफॉर्मेंस में, गुड परफॉर्मेंस में आपका गोल नंबर का 6 है, गोल नंबर 7। तो ये गोल नंबर 7 ये अफोर्डेबल एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो गोल नंबर 7 जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, अचीव द टारगेट। ये टारगेट आपका अचीव हो चुका, ठीक है। अचीव द टारगेट का मतलब कि यूपी का 100 स्कोर्स है, ठीक है, और लीडिंग अक्रॉस इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया में गोल नंबर 7 पे पहला रैंक किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ऐसा समझिए। पहला रैंक उत्तर प्रदेश का गोल नंबर 7 पे है। दूसरे नंबर पे यहां पे गोल हमारे पास जो है गोल नंबर 6 है, ठीक है। गोल नंबर मतलब कि SDG या गोल नंबर लिखेंगे, गोल नंबर क्या है हमारा? 6 है, जो कि क्लीन वाटर एंड ड्रिंक, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है, ठीक है। और कितना स्कोर उत्तर प्रदेश सरकार ने अचीव किया था? 92 है। आउट ऑफ 100 में 92 स्कोर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है गोल नंबर 6, जो कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन से संबंधित है। तीसरे नंबर का जो है आपका SDG 12 है। SDG 12 ये आपका कंजम्पशन और प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है।
तो गोल नंबर आपका पहले मेंशन कर देते हैं 12। ये कंजम्पशन या रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और यूपी का स्कोर कितना है इसमें? यूपी स्कोर है यहां पे हमारा है 85 है, ठीक है, 85। तो ये तीन आपके जो गुड या बेटर परफॉर्मेंस थे, और पुअर परफॉर्मेंस, पुअर स्कोर या पुअर परफॉर्मेंस, ये भी कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस देखिए किस किस में उत्तर प्रदेश का पुअर परफॉर्मेंस है। तो नंबर 1 पे एसडीजी 5 है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नहीं, तो यहां पे मेंशन किया जाएगा गोल 5 है ना। गोल 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो जेंडर इक्वालिटी में उत्तर प्रदेश का कितना स्कोर है? यूपी का जो स्कोर है जेंडर इक्वालिटी में बहुत ज्यादा वर्स्ट है, सबसे वर्स्ट है सारे स्कोर में यूपी का। अपने आप में अगर कैलकुलेट करेंगे, सबसे खराब जो स्कोर उत्तर प्रदेश सरकार ने अचीव किया, 42 स्कोर ही खाली मिला है इसको जेंडर इक्वालिटी में। तो जेंडर इक्वालिटी में सबसे खराब उत्तर प्रदेश को, सारे गोल में सबसे खराब स्कोर उत्तर प्रदेश ने किसमें अचीव किया है? जेंडर इक्वालिटी में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ये गोल नंबर 2 है। तो गोल नंबर 2 किससे रिलेटेड है? जीरो हंगर। और इसमें यूपी का जो स्कोर है वो कितना है? यूपी का स्कोर इसमें 50 है, 50 है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है क्या है? एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। तो गोल नंबर आपका 13 क्या है? क्लाइमेट से रिलेटेड था। तो क्लाइमेट एक्शन में यूपी ने थोड़ा सा स्कोर यूपी का जो है वो स्कोर है आपका 53। अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है कि जेंडर इक्वालिटी, ये गोल नंबर 5, उसमें उत्तर का प्रदेश का सबसे खराब स्कोर है। सारे गोल में जो 17 गोल हैं, जिसमें 16 पे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना तो टास्क फिक्स किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को किस किस गोल में क्या क्या रैंक मिल रहा है या क्या क्या स्कोर है, तो सबसे अच्छा स्कोर उत्तर प्रदेश सरकार ने और पूरी इंडिया में लीड्स किया है एक तरह से। 7वें नंबर का गोल जो कि एनर्जी से संबंधित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का जो अपने आप में दूसरे नंबर का जो स्कोर किया है, ये आपका गोल नंबर 6 जो कि वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है, 92 रैंक है, 92 स्कोर है। तीसरे नंबर पे जो स्कोर अच्छा किया है कंजम्पशन प्रोडक्शन, जो कि 85 स्कोर किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। गोल नंबर 5 में सबसे वर्स्ट, सबसे खराब स्कोर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, जो कि 42 स्कोर ही मात्र इसके पास है। उसके बाद गोल नंबर 2 यानी हंगर से जो रिलेटेड है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे नंबर का खराब है, यानी वर्स्ट में दूसरा नंबर, जिसमें 50 स्कोर मिला उत्तर प्रदेश सरकार को। उसके अलावा जो है गोल नंबर 13 में क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, उसको यूपी को 53 यानी स्कोर मिला है। ये सारे के सारे आपके स्कोर हो गए इससे रिलेटेड। एसडीजी गोल जो उत्तर प्रदेश सरकार का स्कोर है, और इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी करता है। और इस बार का जो था 2023-24 में ये 4th नंबर का एक तरह से वो था। अब देखते हैं एक पॉइंट और नीति आयोग का, नीति आयोग से रिलेटेड एक डेटा और मेंशन मैं कर देता हूं, जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जानना जरूरी है, और उसमें देखते हैं कि यूपी का क्या स्कोर है और क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, ठीक है। और वो भी इसी से संबंधित है, इसलिए जानना जरूरी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, बाय नीति आयोग। देखिए तो अगला जो डेटा है इसे इसी की सीक्वेंस में, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? ये भी नीति आयोग ही जारी करता है, बाय नीति आयोग, ठीक है। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, क्या है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। ग्लोबल वाले में टोटल जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं आपके 10 हैं, ग्लोबल वाले में 10 इंडिकेटर्स हैं। और जो नीति आयोग वाला है, यहां पे नीति आयोग वाला मैं कह देता हूं, नीति आयोग
नीति आयोग जो जारी करता है उसका नाम एक्चुअल में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है। इसमें टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये हो गया दोनों में अंतर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, आपका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्कोर बढ़ा है, ठीक है। तो इंडिया का एक तरह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, एक तरह से जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो पुअर की जनसंख्या घटी है, तो डिक्लाइन हुई है। स्कोर बढ़ने का मतलब कि पुअर की जनसंख्या घट गई है। तो पहले नेशनल लेवल पे हम एक दो पॉइंट मेंशन कर देते हैं, उसी हिसाब से फिर इंडिया लेवल पे हम मेंशन कर देंगे। तो इसमें भी नोट बना करके ही मेंशन किया जाएगा पॉइंट्स को, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया was declined, ठीक है, फ्रॉम, देखिए पहले ही हुआ करती थी आपकी 29.17%, ठीक है, 29.17% इन 2013-14, ठीक है, तो ये हो गई 11.28%, 11.28% इन 2022-23, ठीक है, विद 24.8%, 8 करोड़, अबाउट 24.82 करोड़ पीपुल escaping from poverty during last 9 years in India। देखिए इसको कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि नीति आयोग जारी करती है, क्या नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट नीति आयोग के द्वारा हाल में अभी जो जारी किया गया था उस इंडेक्स के मुताबिक ये नीति आयोग वाला जो इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये 12 इंडिकेटर पे आधारित है, टोटल 12 यानी 1 2, ठीक है, 12। इसके मुताबिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया वाज डिक्लाइंड फ्रॉम 29% इन 2013-14। 2013-14 में मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग इंडिया लेवल पे 29% हुआ करते थे, ऐसे समझें। 2013-14 में मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग पूरे इंडिया लेवल पे 29% हुआ करते थे। वही 2022-23 में आते आते कितना हो गए? 11% आ गए। तो मल्टी डायमेंशनली पुअर 2022-23 में कितने बचे इंडिया लेवल पे? 11% ही मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 29% थे 11% पे ही लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं इंडिया में इस टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 9 साल की मुद्दत गुजरी 13-14 से लेकर के 22-23 तक, कितना साल हो गया? 9 साल में आपने क्या देखा? विद अबाउट 24.84 करोड़ 24.82 करोड़ पीपुल एस्केपिंग फ्रॉम पॉवर्टी ड्यूरिंग द लास्ट 9 ईयर इन इंडिया। मतलब कि 13-14 से लेकर के आपका जो है 22-23 तक, यानी 9 सालों में हमने क्या देखा कि लगभग 24 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकल गए हैं इंडिया लेवल पे। मैं इस पॉइंट को एक बार और करता हूं। देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग भी जारी करती है, ये 12 इंडिकेटर पे आधारित है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडिया की अगर बात की जाए तो पिछले 9 सालों में यानी 2013-14 से लेकर के 22-23 तक बहुत बड़ी गिरावट आई है। जहां 13-14 में 29.17% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हुआ करते थे इंडिया लेवल पे, वहीं पूरे भारत में 22-23 में हम क्या देखते हैं कि मात्र 11.28% ही मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं पूरे भारत में। भारत में बात कर रहा हूं,
क्योंकि यहां मैंने इंडिया मेंशन कर दिया है। 13-14 से लेकर के 22-23 के बीच में, मतलब कि 9 सालों में हम क्या देखते हैं कि पूरे भारत लेवल पे 24 करोड़ लोग पॉवर्टी से यानी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। कितना? 24.82 करोड़ लोग पूरे भारत लेवल पे पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए नंबर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्टेट लेवल हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, एट स्टेट्स लेवल, ठीक है, यूपी टॉप्ड द लिस्ट विद 5.94 करोड़, 5.94 करोड़ people escaping from poverty during last 9 years। पिछले 9 सालों में, 9 ईयर का मतलब क्या हो गया, 2013-14 से लेकर के 2022-23 तक, यानी ये साल, यहां से लेकर के यहां तक। तो इन 9 सालों में हम क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं इंडिया लेवल पे। तो सबसे ज्यादा गरीबी से बाहर निकलने वाले में कहां पे लोग हैं पूरे इंडिया में? उत्तर प्रदेश में हैं। और दूसरे नंबर पे गरीबी से बाहर निकलने वाले लोग कहां पे हैं? लोग बिहार में। तो फॉलोड बाय बिहार। यहां पे एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूं एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, फॉलोड बाय बिहार। बिहार में भी लोग कितने बाहर निकले हैं गरीबी से? आपके लमसम जो है 3.77 करोड़, विद 3.77 करोड़ people escaping from poverty। तो बिहार में 3.77 करोड़ लोग ही पॉवर्टी से बाहर निकले हैं पूरे इंडिया लेवल पे, जबकि यूपी में सबसे ज्यादा लोग बाहर निकले पॉवर्टी से, गरीबी से, ठीक है, इन 9 सालों में 5.94%। अब देखिए इसी पॉइंट्स को हम थोड़ा सा परसेंटेज के हिसाब से भी मेंशन कर दें तो नोट हमारा 3 हो जाएगा। नोट नंबर 3 देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी was declined in यूपी। कितना डिक्लाइन हुआ है? ये आपका जो है 42% हुआ करता था पहले, फ्रॉम 42.59% 2013-14, ठीक है, इन 2013-14 टू 17.40% इन 2022-23, ठीक है। देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाज डिक्लाइन इन यूपी। यूपी में पिछले 9 सालों में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो घटी है। कैसे घटी है? जहां पे 13-14 में 42% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हुआ करते थे, वहीं 22-23 में आकर के 17% ही यूपी में मल्टी डायमेंशनली पुअर बचे हैं। इस पॉइंट को फिर से कहता हूं एक बार, देखिए आप लोग, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी उत्तर प्रदेश में घटी है, जहां 13-14 में 42.59% ही लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, वो 22-23 आते आते मात्र 17.40% ही मल्टी डायमेंशनली पुअर बचे यूपी में लोग। तो ये जो 42 से 17 पे आया परसेंटेज, इसका मतलब कि ये एवरेज, ये वैल्यू कितनी है? 5 करोड़ की लमसम थी। इतने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकल गए उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहां पे हमारा मकसद ये था कि क्या अचीवमेंट हुआ। तो अचीवमेंट की अगर या रिजल्ट क्या आया एसडीजी का, तो एसडीजी का यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विजन 2030 उत्तर प्रदेश का, ठीक है,
तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, तो अचीवमेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया है कि आप थोड़ा टेक्निकल वे में यहाँ पे पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर में एक पॉइंट और भी यहाँ पे है कि अगर ये एसडीजी की बात करते डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में मैंने वैसे छोड़ दिया क्योंकि बहुत ब्रॉड हो जाता। तो ये जो आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, एसडीजी की सबसे वर्स्ट कंडीशन भी इन्हीं के पास है, इन्हीं स्टेट में है। तो उसको एक पॉइंट नोट बना के आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि एज कंसर्न द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, द वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड इन द तराई बेल्ट ऑफ यूपी लाइक बहराइच, श्रावस्ती एंड बलरामपुर, ठीक है। तो इनके एसडीजी रैंक भी सबसे खराब हैं, ठीक है, सबसे वर्स्ट कंडीशंस में है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो गया, ऑल ओवर भी हमने उसके पॉइंटर को देख लिया कि किस गोल कौन कौन सा अचीव हुआ और कौन कौन सा नहीं हुआ। और उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे एक चीज ये मेंशन किया कि जो पॉवर्टी जैसे है, तो पॉवर्टी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, हेल्थ, एजुकेशन, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, इसमें ये 3 आधार पे होता है, हेल्थ है, एजुकेशन है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसके आधार पे हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कंडीशन कहां तक पहुंची। इस टाइम उत्तर प्रदेश में 22-23 के मुताबिक 17% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं अभी भी, ठीक है। और कितने लोग पिछले 9 सालों में बाहर निकले हैं, लमसम 5.94 करोड़, मतलब लमसम मान के चलिए आपका कि 6 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से पिछले 9 सालों में बाहर निकल चुके उत्तर प्रदेश में। और एक पॉइंट क्या है कि फर्दर अगर आप चाहते हैं कि अचीवमेंट से रिलेटेड या आपका जो ये है क्या कहते हैं क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, अगर कुछ तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो हमने एक हैंडबिल उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें ओनली डायग्राम के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हमारे चैनल, मतलब कि टेलीग्राम चैनल से आप लोग जा करके वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और यहीं पे मैं विराम देता हूं। हमारी जो अगली क्लास होगी वो इससे रिलेटेड होगी, जैसे कि आपका पॉपुलेशन, रूरल सेटलमेंट, यानी कि गंगा प्लेन में सेटलमेंट्स के क्या पैटर्न्स हैं, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन में, उसके अलावा ये जो आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है पॉपुलेशन से संबंधित या पॉपुलेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की क्या है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, तो इससे रिलेटेड हमारी अगली क्लासेस यहीं से स्टार्ट होंगी। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई।